तो चलो बेटा, आज अपने लोग सीखते हैं आवृत बीजी पौधों के पुष्पों की रचना के बारे में। तो पहले तो आइए हम लोग ये जान ले कि आवृत बीजी पौधे कैसे पौधे होते हैं। आवृत बीजी पौधे बेटा वो पौधे होते हैं जिनके बीज के चारों ओर खोल लगी हो, जिनका बीज खोल में बंद हो, कबर में बंद हो। ऐसे पौधों को बेटा हम क्या बोलेंगे? ऐसे पौधों को हम बोलेंगे आवृत बीजी पौधे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आवृत मतलब घिरा होना और बीजी माने बीज। जो बीज घिरा हो, खोल से घिरा हो, उसको हम बोलते हैं आवृत बीजी। और आवृत बीजी पौधों में भी हम आज रचना पढ़ेंगे उभयलिंगी पुष्प की। ये उभयलिंगी पुष्प कौन से पुष्प होते हैं? तो बेटा उभय माने दोनों, लिंगी माने लिंग। ऐसे पुष्प जिनमें नर जनन अंग भी हो और मादा जनन अंग भी हो। तो ये फूल क्या है? फूल से तो हम लोग परिचित ही है। कवियों की भाषा में तो किसी के भी सौंदर्य की तुलना फूल से की जाती है। फूल सा तन, फूल सा मन, फूल सी भावना। फूल हमारे जीवन में बहुत रचा बसा है ना। फूल के बिना जीवन का कोई भी उत्सव, कोई भी त्योहार, जन्मोत्सव, विवाहोत्सव, यहाँ तक कि मरने पर भी फूल लगता है। और मरने के बाद जब हम पुण्य तिथि मनाते हैं तब भी फूल की जरूरत होती है। तो फूल तो एक ऐसी प्रकृति की जो है अनुपम रचना है, इतनी खूबसूरत रचना है कि इसके बिना अपने लोगों का जीवन ही अधूरा है। और कवियों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अमृत सूत्र है फूल। फूल के बिना कवि अपनी लेखनी को अधूरा समझेंगे। तो फूल होता कैसा है बेचारा? फूल गजब की रचना है। जब कली होता है तो कल की खुशी का आगमन का प्रतीक होता है, और जब वही कली फूल बन जाती है तो चारों ओर सौंदर्य बिखेरती है। और जब फूल मुरझा जाता है तो कल के जीवन का सूत्रपात करता है, क्योंकि फूल जब मुरझा जाता है तो नए बीज का रोपण करके जाता है ना। उसी फूल से ही तो फूल के मुरझाने से ही तो बीज बनेगा, फल बनेगा। तो जब ये मुरझाता है तब भी नए जीवन का सूत्रपात करके जाता है। तो गजब की प्रकृति की रचना है फूल। सबसे खूबसूरत उपहारों में से फूल एक उपहार है जो प्रकृति ने हमको आपको मुफ्त में दिया है। तो ये तो रहा पुष्प का लौकिक ज्ञान। अब आइए पुष्प का वैज्ञानिक ज्ञान देखें हम लोग। तो पुष्प का अध्ययन विज्ञान की जो शाखा कराती है उसे हम बोलते हैं एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। फूल का अध्ययन कराने वाली विज्ञान की शाखा एंथोलॉजी। और आइए हम लोग देखें एक उभयलिंगी पुष्प की रचना को। और इसके लिए जरूरी है कि आप मुझे देखें और उसके बाद खुद अभ्यास करें। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक ये रचना आपको आने वाली नहीं है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं ना कि अभ्यासे विद्या, अभ्यासे विद्या। और किसी और वीडियो में हम लोग फूल ले करके प्रैक्टिकली देख लेंगे कि फूल के कौन कौन से अंग होते हैं। आज आइए केवल डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझें। तो देखिए, फूल का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, फूल का जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं पुष्प वृंद। क्या बोलते हैं? पुष्प वृंद या पेडिसल। क्या बोलते हैं? पेडिसल। इसी से फूल पुष्प जो है, फूल जो है डाली से लगा होता है या पेड़ से लगा होता है। तो जिस रचना से फूल डाली से लगा रहता है उसे हम क्या बोलेंगे? पुष्प वृंद। और पुष्प वृंद के ऊपर ऐसे गोल संरचना होती है जिस पर फूल बैठा होता है। इसको हम बोलते हैं पुष्पासन। नाम ही इसका है पुष्पासन। अर्थात ऐसी रचना जो फूल को आसन देती है, जिस पर फूल बैठा होता है, इसको हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। और इसके ऊपर आपने देखा होगा कि जब कली होती है फूल या फूल ही होता है तो हरे हरे रंग का चारों ओर से उसको एक संरचना घेरे रहती है। उस संरचना को बेटा हम नाम देते हैं, उस संरचना को हम नाम देते हैं, उस संरचना को हम नाम देते हैं बाह्यदल। उसको हम बेटा क्या देते हैं ना? बाह्यदल। क्या नाम देते हैं? बाह्यदल या कैलिक्स। बाह्यदल या कैलिक्स जो चारों ओर से घेरे रखता है। इसका दो काम है। एक तो फूल को ये बिखरने नहीं देता, चारों ओर से जकड़े रहता है।
और दूसरा चूंकि ये हरे रंग का होता है तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करवा करके पुष्पों को पोषित भी करता है, पुष्प को पोषण भी देता है। कौन? बाह्य दल। उसके बाद आपने देखा होगा बाह्य दल से फिर लगे हुए रंग बिरंगे कुछ इस तरह की संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं दलपुंज। दलपुंज यही वो हिस्सा होता है फूल का जिसे देख करके कीट या आदमी या जानवर आकर्षित होते हैं फूल की ओर, तो इसको हम बोलते हैं दलपुंज या कोरोला। क्या बोलते हैं? दलपुंज या कोरोला, जिसे देख करके कीट आकर्षित होते हैं। यही एक बात और आप ध्यान रखें, दिन में जो फूल खिलते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं। इनके रंगों को देख करके कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं, रस चूसते हैं और परागण की क्रिया करवाते हैं। और जो फूल रात में खिलते हैं वो सफेद रंग के ज्यादा होते हैं और उसमें खुशबू बहुत ज्यादा होती है। क्यों सफेद रंग के रात के फूल होते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रात में केवल सब कुछ क्या दिखता है, या तो ब्लैक या तो व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट सब दिखता है ना। तो सफेद अगर फूल का रंग होगा तो कीटों को खोजने में आसानी होगी उस फूल को। और सुगंधित क्यों होते हैं? उसी सुगंध के सहारे कीट पुष्प तक पहुंच जाते हैं। तो रात को खिलने वाले फूल अधिकतम सफेद क्यों होते हैं? ताकि आराम से दिखाई पड़े। सुगंधित क्यों होते हैं? ताकि कीट को पहुंचने में आसानी हो, रस भी चूसे और परागण की क्रिया कराएं। और दिन में खिलने वाले फूल रंग बिरंगे चटकीले रंग के क्यों होते हैं? ताकि दिन में कीटों को ये अपनी ओर आकर्षित कर सके, कीट इनके ऊपर आए, रस भी चूसे और परागण की क्रिया भी करवाएं। तो जरा देखें ये रंग बिरंगे कौन होते हैं? दलपुंज। इसी से एक संरचना लगी होती है, वो होती है कुछ इस तरह से। इसको हम बोलते हैं, ये पुष्प का मादा जनन अंग है। तो मादा जनन अंग के सबसे ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र क्या बोलेंगे? सबसे ऊपर ये टोपी जैसी संरचना है, इसी पर कीट आकर के बैठता है पराग रस लेकर के, परागकण लेकर के। तो ये हो गया वर्तिकाग्र, या इसी को बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। और ये जो और नीचे की रचना है थोड़ा स्टाइल में है, तो इसको हम बोलते हैं वर्तिका। वर्तिका माने बाती, दीपक की बाती, वर्तिका। और चूंकि ये स्टाइल में है तो इसको हम बोलते हैं स्टाइल। अंग्रेजी देखें जब ये नीचे आता है तो थोड़ा मोटा हो जाता है, इसी मोटे हिस्से को हम बोलते हैं मांसल हो जाता है, इसी में फल और बीज बनता है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय या ओवरी। तो अब बताइए मादा जनन के कितने हिस्से हो गए? 3। ऊपर वाला टोपी जैसा वर्तिकाग्र, और जो थोड़ा स्टाइल में है वर्तिका या स्टाइल, और मोटा मांसल हिस्सा अंडाशय या ओवरी। इन तीनों को मिला करके हम बोलते हैं बेटा स्त्री केसर। यही है मादा जनन अंग। स्त्री केसर नाम ही स्पष्ट है, जो स्त्री से संबंधित हो, फीमेल से संबंधित हो, तो स्त्री केसर। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं गायनोसियम। क्या बोलते हैं? गायनोसियम। तो पुष्प के मादा जनन अंग को क्या बोलेंगे? गायनोसियम या स्त्री केसर। और इसके सबसे अगले हिस्से को क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। बीच वाले हिस्से को वर्तिका और निचले हिस्से को अंडाशय। इस प्रकार से मादा जनन अंग के कितने हिस्से हो गए? 3। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, और तीनों मिला करके गायनोसियम या जो है स्त्री केसर। अब जरा आइए हम लोग देख ले नर जनन हिस्से को, जरा हम लोग देख ले। नर जनन अंग कुछ इस तरह से निकले होते हैं फूल में। तो ये इस तरह से कुछ निकले हैं। इसकी जो नली है ये कहलाती है पुतन
क्या कहलाएगी? पुतंग, या इसी को हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलेंगे? फिलामेंट या पुतंग। और जो इसका टोपी जैसा इसका स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश या एंथर। क्या बोलते हैं? परागकोश, या इसको एंथर कह ले चाहे परागकोश। और इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर या स्टेमेंस। स्टेमेंस। तो चाहे आप स्टेमेंस कहें चाहे पुंकेसर कहें, और इसके कितने हिस्से हो गए? दो, एक तो परागकोश या एंथर और एक पुतंतु या फिलामेंट। और इनके सब के समुदाय को मिला करके क्या बोलोगे? इनके सब के समुदाय को मिला करके बोलोगे पुमंग। क्या बोलोगे? पुमंग या एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। तो नर जननांग को क्या बोलोगे? नर जननांग को बोलोगे पुमंग समुदाय को, और एक नर जननांग को क्या बोलोगे? पुंकेसर या स्टेमेंस। लेकिन पूरे समुदाय को क्या बोलोगे? पुमंग या एंड्रोसियम। तो बताइए नर जननांग क्या कहलाएगा? एंड्रोसियम। और मादा जननांग क्या कहलाएगा? गाइनोसियम। स्त्री केसर, पुंकेसर। स्त्री केसर, पुंकेसर। स्त्री केसर के कितने हिस्से? 3। और पुंकेसर के कितने हिस्से? 2। और पुष्प के कितने हिस्से? मुख्य रूप से 4। कौन कौन से 4? पहला तो बाह्य दल, फिर दल, फिर स्त्री केसर, पुंकेसर। तो ये रहा बेटा एक आवृत बीजी पौधे के उभयलिंगी पुष्प का स्ट्रक्चर जो आपके सामने है। इसको आप खूब अभ्यास करेंगे तो आराम से आपके समझ में आ जाएगा। और इसके बाद पुष्प से ही संबंधित अभी कुछ और भी विषय बचे हुए हैं, परागण है, निषेचन है, उसका अध्ययन अपने लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है बेटा।